जी, वीडियो कर दूं? अच्छा, मैं देख लूँ। हो गया, चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? जी, आज स्टूडेंट कुछ कम लग रहे हैं। अच्छा जी, आज चैप्टर नंबर 7 एंड 8 को हमने रिवाइज करना है। स्टूडेंट्स आज कम है। ये तो 70-80 तक होते हैं स्टूडेंट्स, आज कुछ कम है। जी, आज जो है ओवरव्यू कोई ज्यादा नहीं देना। 7 एंड 8 5 मिनट में ओवरव्यू दूंगा 7 का, ठीक है जी। और फिर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने 5-7 मिनट में ओवरव्यू दे दूंगा। फिर जो आप कोई टॉपिक आप कहते हैं सर ये दोबारा करवा दें या कोई बात नहीं समझ आई, वो आप पूछेंगे। 7 भी करना है आज ही और 8 भी आज ही करना है, ठीक है जी। और फिर अगले वीक में मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपका वर्ड और पावर पॉइंट भी कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह। एक लेक्चर में वर्ड और एक में पावर पॉइंट इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ज्यादा एक्सेल का जरा लेंथी होता है, 5 चैप्टर होते हैं, वर्ड के भी 3 है और पावर पॉइंट के भी 3 है, वो हो जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन में। और वो जरा कंपैरेटिवली आसान भी है इसके मुकाबले में। लें जी, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। ये चैप्टर जो है असल में इसमें एक टॉपिक बस ऐड किया गया, वरना ये चैप्टर सिर्फ है जो है ना डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। इसके इसके दो मेजर टॉपिक्स है, पहले दो जो टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। और तीसरा टॉपिक भी पहले सॉरी, टॉपिक नंबर 4 भी पहले दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि जब आपने डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो वो डेटा कनेक्शन की मदद से ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा। यहाँ पे एक डायग्राम स्टार्ट में बना के बताया हुआ है कि अगर एक्सेल की वर्कबुक ने कोई डाटा किसी दूसरे डाटा सोर्स से, ये डाटा सोर्स क्या है? ये कोई CSV फाइल भी हो सकती है, ये कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, ठीक है, ये कोई डाटा बेस भी हो सकती है। तो ज्यादा हमने काम किया CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल के ऊपर। ये लिखा भी हुआ है, CSV फाइल, टेक्स्ट फाइल, या कोई डेटाबेस भी हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, वो भी मैंने करके आपको बताया था। लेकिन ये आपस में कनेक्ट किसके जरिए से होंगे? किसी कनेक्शन फाइल के जरिए से, ठीक है जी। तो कनेक्शन फाइल जो है वो एक्चुअली इन दोनों को आपस में क्या करवाती है? कनेक्ट करवाती है, ठीक है, क्लियर है? तो तीसरा टॉपिक जो है वो कनेक्शन के बारे में है कि कनेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या जब कनेक्शन कर दें तो एक फाइल में जब चेंज करें तो दूसरे में ऑटोमेटिकली हो जाए, या रिफ्रेश करने के लिए कोई बटन दबाना पड़े? तो इस तरह के ऑप्शंस हैं, वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए थे। ये एक टॉपिक ऐड किया गया है जो पहले नहीं होता था, मतलब 2016 वाला जो वर्जन है बुक का, उसमें नहीं होता था। आपका अब जो है वो न्यू वर्जन के तौर, न्यू बुक जो है, न्यू कोर्स है, उसके मुताबिक होगा। तो इसमें बस एक टॉपिक है जो आपको पढ़ाया हुआ है, वो है चार्ट्स बनाने का। चार्ट्स कैसे बनाते हैं, चार्ट्स में लेजेंड क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है, वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी वैल्यू है, चार्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, चार्ट और प्लॉट में क्या फर्क है। तो ये सारी चीजें आपको बताई थी। सबसे पहला जो इसमें हिस्सा है वो है डेटा को इंपोर्ट करने का, कि आपके पास डेटा नहीं मौजूद, डेटा किसी और फॉर्मेट में है, लेकिन आप चाहते हैं एक्सेल में ले आए। एक्सेल में लाएंगे तो फायदा क्या होगा? जब आपके पास एक्सेल में डेटा आ जाएगा, आप उसके ऊपर फॉर्मूलाज लगा सकेंगे, आप उसके ऊपर फंक्शंस अप्लाई कर सकेंगे, आप उसको चार्ट्स बना सकेंगे। लेकिन अगर वो डेटा वर्ड की फाइल में है या टेक्स्ट फाइल में है, आप उसके ऊपर इस तरह का के ऑपरेशंस नहीं कर सकते। यू हैव टू वेज। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप डाटा खुद टाइप करें, ठीक है जी, वो डाटा खुद आप टाइप करें। दूसरा आपके पास तरीका है जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप डायरेक्टली डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इंपोर्ट करने का भी तरीका बताया था, स्पेशली टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करने का। फिर उसके बाद जो है वो CSV फाइल, CSV
पूछा जा सकता है पेपर में, स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ऐसी फाइल जिसमें कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज लिखी गई हो उन्हें कहते हैं CSV फाइल्स। ठीक है जी। अच्छा जी, ये दोनों चीजें आपको बताई थी। उसके बाद है जी एक्सपोर्ट डेटा। अब आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करना तो बिल्कुल सिंपल होता है, इंपोर्ट करते वक्त तो काफी वो डेटा कनेक्शन और काफी सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। एक्सपोर्ट करते वक्त तो फाइल के अंदर जाके उसको आप चाहे सेव एज कर लें, और वो सेव एज करके यू कैन एक्सपोर्ट डेटा टू टेक्स्ट फाइल सिंपली बाय सेविंग द वर्कशीट विद .txt या .csv फाइल। मतलब जो भी आपके पास, जब आप सेव कर रहे होते हैं तो आप सेव करते हुए आपने जिस तरह वो याद होगा टेम्पलेट के तौर पर सेव करते थे, बस सेव करना है। उसमें कोई कनेक्शन या कोई ऐसा बटन या कोई एक्सपोर्ट का बटन वगैरह कोई नहीं है। जब भी आपने किसी फाइल को आपने इस तरह से सेव करना है तो जस्ट आपने सेव एज में जाके टेक्स्ट की शक्ल में या CSV की शक्ल में आपने करना है। तो बस यहां से आपने चूज कर लेना है कि आप किस फॉर्म में इसको सेव करना चाहते हैं। क्या आप इसको एक टेक्स्ट फाइल के अंदर यूनिकोड टेक्स्ट ये आ गया, ठीक है, या टैब डिलिमिटेड टेक्स्ट की शक्ल में, या कॉमा डिलिमिटेड, वही CSV। तो एक्सपोर्ट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। जो इंपोर्ट करना था डेटा को वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है। उसमें एक विजर्ड आता है, 4-5 स्टेप्स आते हैं। पहले वो पूछता है आपकी फाइल कौन सी है, आप वो सिलेक्ट करते हैं। फिर वो पूछता है कि फाइल जो है वो फिक्स्ड विड्थ है या डिलिमिटेड है। यानी उसमें फिक्स्ड विड्थ में डेटा लिखा हुआ है कि पहले 10 बॉक्सेस में या पहले 10 स्पेसेस में ये डेटा है, अगले 10 में ये है, उससे अगले में ये है। क्या इस तरह का है, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है कि फिक्स विड्थ के बाद दूसरा ऑप्शन है कि डिलिमिटेड है, कि किसी चीज से उसको डिलिमिटेड किया हुआ है, तो वो बताना होता है। तीसरे में फिर वो आपसे पूछता है कि ठीक है मैंने डेटा पिक कर लिया है, और पिक करने के बाद अब मुझे बताओ कि इस डेटा को जो है वो इसका कोई फॉर्मेट तो नहीं तुमने सेट करना। चौथे में वो पूछता है कि जी आप बताएं इसके अंदर कोई किस जगह पे इसको सेव करना है, इसी शीट में करना है या न्यू शीट में। तो इस तरह करके 4-5 स्टेप्स हैं। चार्ट्स के बारे में काफी डिटेल से आपको बताया था। चार्ट्स की टाइप्स जरा देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो चार्ट्स में लीजेंड किसे कहते हैं, ये लीजेंड होता है। ये सारा चार्ट है, ये अंदर वाला हिस्सा जो है इसे कहते हैं प्लॉट एरिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चार्ट वाला टॉपिक भी हमने देखा था। कनेक्शंस के अंदर क्या है जी कि हमने ये सेटिंग करनी होती है कि कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन हमें नजर आ जाते हैं जितने भी इस फाइल के साथ कनेक्शन है, ठीक है। और हम किसी भी कनेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके। यहां से असल में वो सेटिंग वही होती है कि आपने इसको रिफ्रेश कैसे करना है, तो वो हम यहां से कर सकते हैं कि 60 मिनट्स बाद रिफ्रेश करें, 1 मिनट बाद करें। ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली भी वो रिफ्रेश कर सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह के ऑप्शन है। अब आप मुझे जो कहेंगे मैं आपको जो है, अगर किसी टॉपिक में कोई मुश्किल आ रही है वो मैं आपको बता दूंगा एंड पे। एक्सेल से वर्ड में एक्सपोर्ट एक तो है जी सिंपली के Ctrl+C से कॉपी करें, Ctrl+V से पेस्ट करें। दूसरे में था कि पहले एक्सेल की फाइल को CSV फाइल में सेव करें और फिर उस CSV फाइल को वर्ड में ओपन कर लें। जब वर्ड में ओपन हो जाएगी वो फाइल तो उस सारे को सिलेक्ट करके इंसर्ट में टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दें, तो वो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और कंप्यूटर यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है ये मेथड है तो क्लीन मेथड है, लेकिन है थोड़ा सा ये लेंथी मेथड है, क्लीन बट लेंथी मेथड, ठीक है जी। क्लीनर बट लॉन्गर मेथड। लो जी, ये है जी चैप्टर नंबर 8। जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए इतना ही रिव्यू काफी है ठीक है जी। चलें जी, अब पूछें, अब आप लोग क्वेश्चन पूछें जी। चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन 10 मिनट हैं आपके पास। फिर हमने चैप्टर नंबर 7 में से
चैप्टर 8 नहीं, 7। चैप्टर 7 में से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू हैव 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स में हमने कोशिश करनी है चैप्टर 7 में से कोई भी चीज हम रिव्यू करना चाहते हैं। तो मेजर इसमें डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है और उसके ग्राफ्स वगैरह बनाना। ये 3 मेजर चीजें हैं। वो डाटा कनेक्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से ही रिलेटेड है। जाहिर सी बात है, जब इंपोर्ट डाटा होगा तो डाटा कनेक्शन तो ऑब्वियसली उसके अंदर आएगा। यानी डाटा कनेक्शन को आप तभी व्यू कर सकते हैं व्हेन यू हैव इंपोर्टेड समथिंग इन योर एक्सेल शीट। जी, एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट रेज योर हैंड। जी, जल्दी से। मैंने आपको कहा था कि आपको जो भी आप क्वेश्चन बना के लेकर आइएगा। मतलब अभी नहीं कि इस वक्त देखना है कि अच्छा जी अब इसमें कौन सा। जाहिर सी बात है, तो इतना तो वेट नहीं मैं कर सकूंगा आपका कि आप बुक देखना शुरू कर दें और उसके अंदर अब जो है वो ढूंढना शुरू कर दें। जी, चलो किसी एक स्टूडेंट से मैं अभी इर्तिजा। फारूक अहमद, फारूक अहमद, फारूक आप, फारूक, सर हेलो। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही, आ रही। जी फारूक, आप 8 चैप्टर रेडी है आपका? मैं रैंडमली पूछ लेता हूँ एक दो से। फारूक, 8 चैप्टर में कोई यस इशू सर। तो नहीं आपको? 7 नो चैप्टर सर, में, सॉरी, चैप्टर 7 में। नो सर, 7 चैप्टर में कोई इशू नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, रैंडमली मैं एक दो से और पूछ लेता हूँ, कोई मसला नहीं। कुरतुलैन, जी बेटा, आप 8 चैप्टर आपका बिल्कुल प्रिपेयर्ड है? चैप्टर नंबर 7। सॉरी, चैप्टर नंबर 7, सॉरी, चैप्टर नंबर 7 बिल्कुल क्लियर है? यस सर, समझ आ गई है। वेरी गुड, चलो ठीक है, दैट्स फाइन। एक और स्टूडेंट से जरा रैंडमली पूछ लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं चैप्टर 8। जी, नूरुलैन, नूरुलैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, 7 चैप्टर आपका क्लियर है?
यस सर 7 चैप्टर चलो क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड। चलें जी स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर नंबर 8। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 इज अबाउट सिक्योरिटी। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल लेवल की सिक्योरिटी, फिर थोड़ा सा उससे हार्ड, ये यानी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की सिक्योरिटी जो है वो चाहते हैं। समटाइम जरूरी नहीं कि हर डॉक्यूमेंट को ही सिक्योर किया जाए, क्योंकि एक बहुत अहम बात आपने याद रखनी है कि जितनी आप सिक्योरिटी बढ़ाएंगे उतना ही डॉक्यूमेंट को यूज करना जाहिर सी बात है स्लो हो जाएगा। स्लो, जैसे मिसाल के तौर पर किसी बॉक्स के ऊपर आपने 2 लॉक्स लगा दिए, अब जब भी उस बॉक्स को खोलना होगा आपने खुद भी खोलना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 2 लॉक्स पहले क्या करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा आपका वो अमल स्लो हो जाएगा। और अगर उस बॉक्स के अंदर जिसमें कोई चीज आपने रखी है उसको इतना सिक्योर करने की जरूरत ही नहीं थी, तो आप खुद परेशान होंगे कि भाई ये तो इतनी सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है और हमने 2 लॉक्स ऐसे ही लगा दिए उसके ऊपर। तो मतलब सिक्योरिटी की भी पॉलिसी होती है बाकायदा कि भाई ये डाटा है, दैट दिस डाटा नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड दिस डाटा शुड बी ओपन, ये डाटा ओपन होना चाहिए। ठीक है जी, इसको हर कोई एक्सेस कर ले। तो इस तरह से डिफरेंट लेवल की सिक्योरिटी है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी। ठीक है जी, प्रोटेक्शन के बारे में है। पहला जो इसका आधा चैप्टर जो है वो कभी शीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कभी पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कभी बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसे फाइनल मेक इट फाइनल के जो मर्जी इसको व्यू कर सके लेकिन चेंज ना कर सके। और अगर वो चेंज भी करना चाहता तो उसको इतना पता होना चाहिए कि वो जस्ट उसको एनेबल कर दे, एडिटिंग, एनेबल एडिटिंग करेगा तो वो चेंज भी कर सकेगा। तो बहुत ही सिंपल लेवल की समटाइम सिक्योरिटी लगाते हैं, और कभी शीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं, कभी वर्कबुक को भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये पहला हिस्सा इसका चैप्टर का यही है। और दूसरा है शेयरिंग एंड मर्जिंग। अच्छा, जब आप किसी डाटा को शेयर करते हैं, जब एक ही शीट को एक वक्त में एक से ज्यादा लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं शेयरिंग। अच्छा, शेयरिंग के 2 तरीके हैं। एक होती है इंटरैक्टिव शेयरिंग। इंटरैक्टिव शेयरिंग ये होती है कि बैक वक्त एक ही जो है वो फाइल है उसको एक से ज्यादा लोग उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि एक ही फाइल है, उसकी 2 कॉपीज बना दी जाती हैं, वो एक ही फाइल है, कॉपी बना दी जाती, एक बंदे को कहा जाता तुम इस पे काम करो, दूसरे को कहा जाता तुम इस पे काम करो, दोनों के पास अपनी अपनी कॉपी होती है। और जब बाद में उन दोनों कॉपीज को क्या कर दिया जाता है, आपस में मर्ज कर दिया जाता है। मर्ज करने के बाद ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि इसने यहाँ पे 10 एंटर किया था और दूसरे ने 11 एंटर किया था। तो जो उस फाइल का मेन ऑथर होता है, जाहिर सी बात है जिसने पहले वो फाइल क्रिएट की होती है, जिसकी कॉपी बनाई होती है, उसके पास ये राइट होता है कि वो इस चीज को डिसाइड कर सके कि कौन सा, जब कंफ्लिक्ट आ जाए तो कौन सा यानी वैल्यू है उसको कंसिडर किया जाए। तो ये सारा इस पूरे चैप्टर के अंदर ये चीजें हैं। तो मैं अभी अगले 10-15 मिनट में आपको इसका रिव्यू देता हूं और फिर इंशाल्लाह हम इसको शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। सॉरी, ओके जी। तो लें जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं आपको इसका रिव्यू देता हूं और फिर लास्ट 15 मिनट्स में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे। जी, एक किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था जी, कोई बात आप कहना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक को ज्यादा रिव्यू कर दिया जाए, ज्यादा उस पर फोकस कर दिया जाए, वो बता दें। किसी ने हैंड रेज किया था
जी, एनीवन? जी, कुरतुल एन जी। ये एड अ डिजिटल सिग्नेचर, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जी, दें। उसको कर देते हैं एक्सप्लेन, बिल्कुल कर देते हैं। एक मिनट, कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, ओके जी, लेट्स स्टार्ट। मैं जब वो पॉइंट आएगा डिजिटल सिग्नेचर का, मैं उसको जरा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? कंप्यूटर के ऊपर भी आपको करके बता दूंगा। अच्छा जी, प्रोटेक्शन में ये हमने 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है जी? बल्कि ये 5 पॉइंट है, ये छठा पॉइंट इसको जो है वो यहाँ ना आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है जी? वन बाय वन, बुक में नहीं उसको एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि ये वहां पे अप्लाई होता है व्हेन यू आर इन अ नेटवर्क। जब आप किसी एक नेटवर्क में होते हैं तो बस ये ऑप्शन यही है कि आप किसी, आपको बहुत सारे यूजर्स नजर आ रहे होते हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक यूजर को या एक से ज्यादा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो इस फाइल को ना देख सके, बाकी सब देख सके। तो ये वाला ऑप्शन होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर आमतौर पर होता है। अच्छा जी, अब वन बाय वन देखते हैं। मार्क एज फाइनल, 5 टॉपिक्स हैं इसमें। मार्क एज फाइनल का बुनियादी मकसद ये होता है, ये हम जो है एक्सेल में इन्फो में जाके फाइल इन्फो, यहां से हम मार्क एज फाइनल कर सकते हैं। ये जब मार्क एज फाइनल कर देते हैं तो बस ये सबसे सिंपल लेवल की सिक्योरिटी है, ठीक है? इससे क्या होता है, मार्क एज फाइनल करने से बस आपकी जो फाइल है एक्सीडेंटली, आमतौर पर ये तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि एक्सेल की फाइल के अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि एक्सेल का एक प्रॉब्लम है, एक्सेल में डेटा अगर कहीं मौजूद हो और समझे ये मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है और यहाँ ऐसे ही, जाहिर सी बात है जब आपने ये फाइल ओपन की होगी कहीं ना कहीं तो कर्सर मौजूद होगा, ये मुझसे गलती से ऐसे डॉट क्लिक हो गया, होगा क्या कि नीचे जो भी डाटा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ये डॉट पुराने डाटा के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। तो एक्सेल का ये एक प्रॉब्लम, मतलब वो प्रॉब्लम ना कहें इसको, ये एक्सेल हाउ इट वर्क्स ये इस तरह से काम करता है कि जब भी कोई डाटा एंटर करते हैं अगर उस सेल में पहले से डाटा हो तो वो ओवरराइट हो जाता है, ये इसका वर्किंग मेथड है। लेकिन वर्ड में ऐसा नहीं होता। वर्ड में जब आप कोई डाटा एंटर करते हैं तो पुराना डाटा नेक्स्ट आगे मूव कर जाता है ताकि वो डाटा वहां पे प्लेस हो जाए। तो इस वजह से आमतौर पर जब हम अपने लिए भी अपने कंप्यूटर पर भी कोई फाइल बनाते हैं, बनाने के बाद जब हम उससे सेटिस्फाइड हो जाएं और हमें पता हो अब उसको चेंज नहीं करना, मतलब मैंने स्टूडेंट्स का रिजल्ट बना लिया और मुझे पता अब ये चेंज नहीं मैंने करना, तो मैंने उसको मार्क एज फाइनल कर दिया ताकि मुझसे ही कोई गलती से एक बटन प्रेस ना हो जाए और कोई जो है वो डाटा चेंज ना हो जाए, क्योंकि बाद में नहीं याद रहेगा कि एग्जैक्टली अभी तो पेपर्स को देख देख के मैंने मार्क्स लगाए हैं ना, तो कोई चेंज ना हो जाए इस तरह से, ठीक है जी? तो मार्क एज फाइनल वेरी सिंपल, बस अगर हम ये एडिट एनीवे का बटन दबा दें बस सिंपली, या फिर वहीं पे ही जाके मार्क एज फाइनल करने के बाद उसी को ही इन्फो में जाके मार्क एज फाइनल कर दिया, ठीक है जी? और मार्क एज फाइनल करने के बाद उसी कोई बटन को दोबारा दबा दिया, मार्क एज फाइनल को, या एडिट एनीवे दबा दें या उसी को ही दोबारा वहां पे प्रेस कर दें, मार्क एज फाइनल वाले ऑप्शन को ही दोबारा क्लिक कर दें, तो वो मार्क एज फाइनल खत्म। अब आपकी शीट दोबारा जो है वो एडिट हो सकती है। तो ये इतना सही ऑप्शन है, ठीक है जी? एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ये सबसे आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट, वो सबसे सिंपल प्रोटेक्शन थी, और एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड को मैं कहूंगा कि सबसे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है। इसमें आप किसी भी शीट के ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं जब तक कोई पर्सन, क्योंकि शीट पे नहीं, सॉरी, वर्कबुक के ऊपर, वर्कबुक के ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक है? तो पूरी की पूरी वर्कबुक में 40 शीट्स हैं, सारी की सारी वर्कबुक जो है वो अब अवेलेबल नहीं रही। जिसके पास पासवर्ड है सिर्फ वही उसको, इवन व्यू करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ठीक है? इवन टू व्यू
व्यू के लिए भी आपको पासवर्ड चाहिए। पुराना जो एक्सेल होता था उसमें 2 पासवर्ड होते थे, अभी एक्सेल में उन्होंने एक ही पासवर्ड रख दिया बस। उन्होंने कहा अगर ठीक है आपने व्यू कर लिया तो यू कैन ऑल्सो चेंज इट, ठीक है, तो बस एक दफा ही पासवर्ड लगाते हैं। तो पहले वाला जो एक्सेल का वर्जन था 2013 वाला वर्जन, आप लोगों का है 2016, इसमें से आपका पेपर आएगा 13 या 10, मेरा ख्याल है 2010 था, 2010, हाँ 13 नहीं था, 2010 या इससे प्रीवियस जो था उसके अंदर ये था कि जब आप पासवर्ड अप्लाई करते थे वो तो आपसे 2 पासवर्ड पूछता था। एक पूछता था पासवर्ड टू ओपन और एक पूछता था पासवर्ड टू, एक होता था पासवर्ड टू व्यू और एक होता था पासवर्ड टू एडिट, कि आप इसे सिर्फ व्यू करना चाहते हैं या इसे एडिट भी करना चाहते हैं। व्यू का मतलब है कि वो रीड ओनली ओपन कर देता था, ओपन तो कर देता था लेकिन चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हमें इतनी उस डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने याद रखना है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड इज द हार्डेस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है जी, टॉप लेवल सिक्योरिटी है एक तरह से। और ये सिक्योरिटी तब आप अप्लाई करते हैं जब कोई आपने फाइल को जो है बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्शन देनी हो और पूरी की पूरी सारी की सारी शीट्स उसकी प्रोटेक्ट हो जाती हैं। जी जी अहमद, हेलो, अस्सलाम अहमद वालेकुम शाह सर। जी। जी सर मर्जिंग एंड शेयरिंग वाला रिपीट कर दें काइंडली वो थोड़ा भी सा। करते हैं, वो भी करते हैं, वो तो अभी जी तो हम वहां नहीं पहुंचे, उसको कर रहे हैं बिल्कुल। जी इसको जल्दी जी जल्दी सर, से थैंक। करते हैं कंप्लीट, अगले 2-3 मिनट में, 4 मिनट में, प्रोटेक्शन वाला काम तो फिर वो करते हैं। अच्छा जी, पासवर्ड का पता चल गया। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड इज द हार्डेस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है जी। तो अब जब तक पासवर्ड नहीं देंगे वो वर्कबुक ओपन ही नहीं होगी। इसको रिमूव करने के लिए भी जाहिर सी बात है वहीं पे जाके एनक्रिप्ट विद पासवर्ड वाले बटन को दबाना पड़ेगा। जो पासवर्ड लिखे होंगे इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना पड़ेगा, ये जो स्टेरिक लिखे होंगे। प्रोटेक्ट करंट शीट, प्रोटेक्ट करंट शीट जब करते हैं ना तो आपके पास ये ऑप्शन जरूर आता है, कहता है आप शीट को प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कौन सी चीजें अलाउ करना चाहते हैं, ये देखें। अच्छा, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है कि प्रोटेक्ट किसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, ये प्रोटेक्ट नहीं है। इसको क्लिक करके प्रोटेक्ट हो गया, ये तो आपने ऑप्शन छोड़ने कि आप रिलैक्सेशन क्या देना चाहते हैं कि प्रोटेक्ट हो जाए शीट लेकिन उसमें कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन मौजूद हो या रोज इंसर्ट करने का ऑप्शन मौजूद हो, ठीक है जी। तो यहां से आप जो चीजें अलाउ करना चाहते हैं, मतलब प्रोटेक्शन को अगर थोड़ा सा और रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन यहां पे टिक करते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द शीट। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, वर्कबुक स्ट्रक्चर को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो वर्कबुक में डेटा भी ऐड किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन कोई नई शीट नहीं ऐड हो सकती क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात? जैसे कि ऐसे ही है कि आपने कोई मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब हो गई और गवर्नमेंट ने आपको एक घर दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा घर आप यूज कर सकते हैं लेकिन इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, कोई न्यू रूम नहीं बना सकते, किसी जगह पे कोई अपनी मर्जी से आप कोई मतलब लॉन कहते हैं इधर नहीं होना चाहिए इस तरफ होना चाहिए, मतलब अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते उसके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर हाँ, डिजाइन वगैरह में आप जहां पे आपका दिल चाह रहा है कोई आप जो है वो सीनरी लगा लें, आप जो मर्जी कर लें, ये कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि शीट्स के अंदर डेटा जहां लिखना है लिखें। अगर आपकी वर्कबुक में 2 शीट्स हैं तो 2 ही रहेंगी, तीसरी शीट नहीं बना सकते। लेकिन जो 2 हैं उनके अंदर जैसे मर्जी आप जो है वर्ड्स लिखें, डेटा लिखें, ठीक है जी। और अब दोनों में से डिलीट भी नहीं कर सकते, ना कोई डिलीट कर सकते हैं ना कोई आप जो है नई शीट ऐड कर सकते हैं। जब आप स्ट्रक्चर, ये यहां पे लिखा हुआ है, ये 5 पॉइंट्स हैं, ये बहुत अहम। व्यूइंग हिडन वर्कशीट, अगर कोई वर्कशीट हिडन है तो आप उसको नहीं देख सकते, डिलीट नहीं कर सकते, हाइड नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, ना नाम चेंज कर सकते हैं, कोई नई वर्कशीट ऐड नहीं कर सकते, कॉपी या मूव नहीं कर सकते और कोई मैक्रो वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है जी।
अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर कैसे आपने ऐड करना है और डिजिटल सिग्नेचर का पर्पस क्या है। डिजिटल सिग्नेचर बुनियादी तौर पर किसी भी फाइल को जो है वो डिजिटली साइन करने के लिए होता है। आने वाले दौर में ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। डिजिटली साइन करने के लिए ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। और अच्छा, अब ये हमारे हमने ना माइक्रोसॉफ्ट का नया वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल किया है। आपके पास देखिए, हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं आ रहा। कह रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटल आईडी चाहिए होगा अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है। मैं कहता हूं नो। अच्छा, नो कहता हूं तो वो खत्म हो जाता है, ऑप्शन ही खत्म हो जाता है डिजिटल सिग्नेचर का। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर, लेकिन आप लोग जो हमने अभी लेटेस्ट वाला वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपके पास ये नहीं आएगा। जब आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड करेंगे तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आएगी। तो इसको हम कहां से एक्सेस करेंगे? ये इंसर्ट में होना चाहिए जी। इंसर्ट में टेक्स्ट में सिग्नेचर लाइन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, और दूसरा ऑप्शन है ऐड डिजिटल सिग्नेचर सर्विस। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इंटरनेट के ऊपर चला जाएगा। मतलब इंटरनेट से आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्विस जो है, वैसे जो इसका लीगल वे यही है कि आपको किसी न किसी कंपनी से डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है। और जिस कंपनी से आप डिजिटल सिग्नेचर लेते हैं, असल में ये एक थर्ड पार्टी सर्विस होती है। मिसाल के तौर पर मैंने डिजिटल सिग्नेचर लेना है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक कोई इदारा है, उसको गवर्नमेंट के तमाम गवर्नमेंट और जो है वो प्राइवेट इदारे सारे उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि अगर इसने सुहेल तारिक को डिजिटल सिग्नेचर दे दिया और अब सुहेल तारिक हमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड करके डॉक्यूमेंट भेज रहा है, तो अगर ये डिजिटल सिग्नेचर किसका दिया हुआ है सुहेल के पास, उस कंपनी का है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट और सारे इदारे मानते हैं, तो फिर वो मेरे डॉक्यूमेंट को भी ओरिजिनल समझेंगे कि ये वाकई सुहेल तारिक का है। क्यों? क्योंकि सुहेल तारिक जो डिजिटल सिग्नेचर हमें भेज रहा है, वो सुहेल तारिक को असाइन किसने किया हुआ है? वो गवर्नमेंट के किसी ऑथराइज इदारे ने। पाकिस्तान में इदारा है निफ्ट, NIFT, ठीक है जी। ये इदारा आपको डिजिटल सिग्नेचर देता है। इंटरनेशनली माइक्रोसॉफ्ट के डिजिटल सिग्नेचर को भी माना जाता है। बहुत सारे और इदारे हैं, वेरी साइन एक इदारा है, वो आपको डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है थोड़े से पैसे चार्ज करके। निफ्ट वाले पाकिस्तान में आपको तकरीबन 1500 रुपए लेने के बाद एक बंदे को डिजिटल सिग्नेचर असाइन कर देते हैं। वो फिर डिजिटली जो है वो डाटा सेंड करने के लिए सिग्नेचर यूज किया जा सकता है। आने वाले दौर में प्रोबेबली अगर आपने कोई एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, HEC में डॉक्यूमेंट भेजने हैं, और आपने वो डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में है, उसको आपने ऑथराइज करवाना, तो आप वो डिजिटल सिग्नेचर ऐड करके भेज सकते हैं विदाउट गोइंग देयर। इन फ्यूचर ऐसा होगा। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी के लिए होता है। तो ये अब डिजिटल सिग्नेचर की मैं लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैं कौन है जी डिजिटल सिग्नेचर को साइन करने वाला? ये देखें, सुहेल है। और चलो जी, मैं टीचर सिंपली लिख देता हूँ, ठीक है जी। उसका मतलब उसका रोल क्या है और उसका ईमेल एड्रेस क्या है। ठीक है जी, ये डिजिटल सिग्नेचर है। यहाँ पे आप डिजिटल कोई पिक्चर आपके कंप्यूटर में हो, आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिजिटल सिग्नेचर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आप के कंप्यूटर में वैसे अगर आपने 2016 वाला पहले वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपके पास डायरेक्टली ये ऑप्शन नहीं आएगा, पहले ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप ऐड करेंगे। इस तरह से ये आपका डिजिटल सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब जरा एक छोटी सी चीज देखिएगा। इसको मैंने किया सेव।
अच्छा जी, इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा जी, आप इस तरह करें, आप अपने कंप्यूटर में ये करके देखिएगा और फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताइएगा। आपके पास ये ऑप्शन भी आएगा। व्यू डिजिटल सिग्नेचर, इस तरह से आप, जस्ट मिनट, ठीक है जी, आपके पास ये डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन भी आएगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर। सही है, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास जब आप यहां से करेंगे ना, इधर से आपने ऐड करना है। ये है विजिबल डिजिटल सिग्नेचर जो अभी मैंने ऐड किया था, ये जरा गौर करना है, ये वाला, ये विजिबल है। अब इनविजिबल कैसे ऐड करना है ये जरा देखें। टू ऐड एन इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर, इसके लिए आपको वो इन्फो ग्रुप के अंदर ही उसी ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। यू कैन आइदर यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर और सिलेक्ट ए सिग्नेचर फ्रॉम ऑनलाइन सप्लायर। ठीक है, तो ये जरा देख लें, आपने इधर से ऐड करना है, तो फिर आपको असल में सही इसका मकसद समझ आएगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक में ये ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, लेकिन आपके पास दो ऑप्शंस यहां पे आएंगे। ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट से कहना है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटल सिग्नेचर ऐड नहीं करना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें, आपके पास ये मैसेज आएगा। मेरे कंप्यूटर में नहीं आ रहा यहाँ पे क्योंकि वो दूसरा वर्जन इंस्टॉल है। तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, आपने इसको नहीं क्लिक करना, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये जो है ऑप्शन आ जाएगा। आप साइन का बटन दबा देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, जब आप साइन का बटन दबा देंगे ना, तो आपका जो आपकी फाइल है वो एक तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी। बस आप फर्क, ये बहुत अहम बात है जो डिजिटल सिग्नेचर से आपने समझ लेनी है कि जब आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद ये इनविजिबल वाला ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपकी फाइल जो है वो मार्क एज फाइनल खुद ही हो जाएगी। ये देखें, मार्क एज फाइनल डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने से। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट बना के उसको साइन कर दिया, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती। जैसे ही कोई चेंज करने लगेंगे, साथ ही क्या होगा, आपकी फाइल जो है वो अब डिजिटल सिग्नेचर उसका इनवैलिड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको करके बताया भी था, आपको याद होगा थोड़ा सा। ठीक है जी, तो इसको आप करके देखेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा। लॉक सेल्स, अच्छा ये बस आप बात थोड़ी सी समझ लें कि आपको बताया भी था, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे सेल लॉक होते हैं, लेकिन लॉकिंग सेल का फीचर कब अप्लाई होता है, जब आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जरा बहुत अहम बात समझ लें। ये देखें, आपके अगर आप अपने कंप्यूटर के इन सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए दबाएं, कंट्रोल 1 दबाएं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोटेक्शन। ये देखें, जितने भी सेल होते हैं वो लॉक्ड होते हैं, लेकिन लॉकिंग सेल और हाइडिंग फॉर्मूला हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट। ये सेल असल में लॉक कब होंगे, जब आप शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर लॉक हो जाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे सेल लॉक्ड होते हैं। ठीक है, चलो एक मैं जल्दी से 1 मिनट में करके बता दूं। ये देखें, सारे के सारे कंट्रोल 1 में जाके देखा, सारे के सारे सेल लॉक्ड है, लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ पहले वाले कॉलम को जाके अनलॉक कर दिया, लेकिन ये तो अभी भी सारे के सारे सेल लॉक्ड हैं। ये दें,
अनलॉक है, ये देख, होना तो ये चाहिए सिर्फ ये अनलॉक हो, क्योंकि हमने अभी शीट को प्रोटेक्ट ही नहीं किया। अब जब हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, अब गौर कीजिएगा, शीट को कर दिया प्रोटेक्ट, अब ये सारे लॉक्ड, ये देखें, किसी में भी कहता है, वो कह रहा है सेल तो लॉक्ड है, कहीं भी डाटा नहीं एंटर कर पा रहा है, लेकिन ये अनलॉक्ड है, ये देखें, इधर हम डाटा लिख पा रहे हैं, समझ रहे? पहले वाले कॉलम को हमने अनलॉक किया था, बाकी देख लें दूसरे कॉलम में जाके लिखते हैं, नहीं लिख पाते। तो इस तरह से हम ज़हन में रखना है कि लॉकिंग सेल कब अप्लाई होती है, जब आप शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो सारे के सारे वो हालांकि लॉक्ड है, लेकिन वो लॉकिंग सेल अप्लाई नहीं हुआ। चलें जी, अब क्या करते हैं, अब मर्जिंग, शीट को आप शेयरिंग और मर्जिंग दोनों चीजें आपको करके बताता हूं, और फिर मर्ज करके क्या कौन से इश्यूज आते हैं जिनको हम कैसे फिर मैनेज करते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहला काम तो होगा, इसको मैं फाइल को करता हूं क्लोज, एक नई फाइल बनाता हूं, कुछ डेटा एंटर कर दिया, कुछ न्यूमेरिक डेटा भी एंटर कर दिया। ये जानबूझ के एंटर कर रहा हूं ताकि बाद में आपको पता चल सके कि किसी दूसरे ने इस फाइल के अंदर कोई चेंज की। इसको करता हूं सेव, इसका नाम रख देता हूं जी स्पेशल। ठीक है, अब मुझे चाहिए, मैंने दो काम करने हैं, एक तो इसको शेयर करना है, मेरे पास शेयरिंग का भी बटन होना चाहिए। इसके लिए फाइल में जाके ऑप्शन को क्लिक करें, ये आपके सामने आ जाएगा। यहां पे आप क्विक एक्सेस टूल बार में चले जाएं, क्विक एक्सेस टूल बार में आप ऑल कमांड्स में चले जाएं। ऑल कमांड्स में आपको जो है यहाँ पे मर्जिंग एंड शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। पहले तो शेयर का ऑप्शन देख लें, शेयर SH, लो जी शेयर वर्कबुक, ठीक है जी, ऐड कर लें इसको पहले। दूसरा, उसकी भी हमें जरूरत पड़नी है, उसको भी ऐड कर लेते हैं अभी से। मर्ज, मर्ज का ऑप्शन भी होगा, ME में होगा। अच्छा, ये तो मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज नहीं, कंपेयर एंड मर्ज, हाँ वो कंपेयर एंड मर्ज है ऑप्शन, मर्ज नहीं है, कंपेयर एंड मर्ज है। सी में चले जाते हैं, सी में कंपेयर एंड मर्ज, CO, यानी पहले आपको ये बटन ऐड करने पड़ेंगे, ये बटन नॉर्मली नहीं होते आपके पास अवेलेबल। कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक, ये देखें, ठीक है, इन दो, इसको भी ऐड कर दिया और शेयर वर्कबुक को भी कर दिया, ओके कर लें। अब आपके पास ये देखें दो नए ऑप्शन आ गए, एक कंपेयर वाला भी आ गया और एक शेयर वाला भी आ गया। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपकी ये जो शीट है जिसका नाम स्पेशल है, इसको आप पहले करेंगे शेयर, ये बटन दबा के, यानी ये सारा प्रोसेस करने के लिए पहला काम तो आप करेंगे शेयर, ठीक है जी। लो जी, ये वर्कबुक होगी शेयर, ये ऊपर साथ लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा, शेयर वर्कबुक, ठीक है जी, ये वर्कबुक हो गई शेयर। जब आप शेयर वर्कबुक का मतलब ये है कि अब आप इस वर्कबुक को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, और यानी इसकी कॉपी बना के उसे देंगे, और वो पर्सन फिर इसके ऊपर चेंजेस करेगा, चेंजेस करके जब आपके पास वापस लेकर आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, इस फाइल को और जो आपने उसको दी फाइल उससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके फिर उसके अंदर डिफरेंट जो है वो चेक्स लगाएंगे कि कैसे क्या क्या उसने चेंज किया, वो देखेंगे। तो ये सारी चीजें, अब आपने ये वर्कबुक शेयर कर दी, लेकिन वर्कबुक का स्टेटस चेंज कर दिया कि वर्कबुक ये शेयर होगी, अब ये शेयर्ड वर्कबुक है, क्योंकि कंपेयर वही वर्कबुक हो सकती है जो कि शेयर्ड हो।
तो ये देखें, ये वाला ऑप्शन अब कंपेयर वाला ऑप्शन अब आना शुरू हुआ, पहले भी ये था लेकिन ये जो है ग्रेड था, मतलब इस पे क्लिक नहीं आप कर सकते थे, नजर आ रहा था लेकिन एक्टिव नहीं था। अब ये एक्टिव हो गया, क्यों? क्योंकि वर्कबुक शेयर्ड है। अब आप इस वर्कबुक की एक कॉपी बनाएंगे, इसको सेव एज करेंगे, सेव एज करके मतलब किसी को देने के लिए, तो मैं ये इसका नाम रख देता हूं सब। यानी एक है मेरे पास स्पेशल, स्पेशल मेरी ओरिजिनल फाइल है और सब मेरी सब फाइल है, या जो मैंने अपने सबॉर्डिनेट को दी, ये मैंने अपने सबॉर्डिनेट को फाइल दे दी, समझे। वो ले गया और ले जाने के बाद उसने इसमें की कुछ चेंजेस, ठीक है, उसको मैंने कुछ काम कहा, उसने ये सारा डाटा एंटर किया जैसे जैसे उसको बताया था, उसको जो लिस्ट दी थी, जो बिल्स दिए थे, वो सारा डाटा उसने एंटर कर दिया और यहां उसने कुछ चेंजेस भी की। यानी उसने कुछ मेरे लिखे हुए डाटा को भी चेंज कर दिया और कुछ उसने खुद भी ऐड किया। तो ये उसने चेंज करके कल मेरे पास, उसने आज काम किया, कल मेरे पास ये डेटा लेकर आ गया। मतलब उसी की जो कॉपी थी, जो मैंने आप फाइल शेयर की थी, उसकी कॉपी जो है, इसके ऊपर वो जो मेरा जो सबॉर्डिनेट था उसने काम किया, उसने डेटा ऐड किया और कुछ उसने चेंजेस भी किए इसमें, और ये मेरे पास अब फाइल आ गई। ठीक है जी, क्लियर है। अब वो मेरे पास जब लेकर आया तो मैं अब इसे मर्ज करके देखूं, मुझे नहीं पता अभी इसमें उसने क्या चेंजेस किए हैं। नाउ आई विल मर्ज दैट फाइल विद माय ओरिजिनल फाइल। अब मैं इसको ओरिजिनल फाइल के साथ क्या करूंगा, इसको मर्ज करूंगा। करिए। अच्छा, नहीं वो तो जो इस वक्त चल रहा है फ्लैश AFC। अच्छा, ये जो जिनकी रिवीजन हो रही है। अच्छा अच्छा जी, हाँ ठीक, मुझे जरा 5 मिनट दे। ठीक है ठीक। अच्छा जी, कल बेटा 3:15 बजे आप लोगों का टेस्ट है, किस चैप्टर का? चैप्टर 1 to 3 IT का आपका टेस्ट है कल, ठीक है जी, 3:15 बजे। ऑलराइट, कल आपका 3:15 बजे चैप्टर 1, 2, 3 का टेस्ट है। हाँ जी, अहमद शाह, क्या मसला है भाई? जी बेटा, क्या मसला, जल्दी से बोलो, मैंने ये अभी टॉपिक कवर कर टेस्ट है जी। इको का भी टेस्ट है सर। तो कोई बात नहीं, कोई बात, कहते हैं इकोनॉमिक्स का 3 भी बजे टेस्ट ही है सर। इकोनॉमिक्स का 3 बजे कह रहे हैं। अच्छा, वो अभी बता देते हैं, अभी आपको बता देते हैं आपको। ठीक है बेटा, सही है सही है। अभी ये समझो जो मैं बता रहा हूं, बस इधर ध्यान दो। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, अब मैंने वो फाइल जो है मेरे पास ओरिजिनल, अब आपको याद होना चाहिए ओरिजिनल फाइल है स्पेशल, और जो मेरे पास मेरी ओरिजिनल फाइल है उसका नाम है स्पेशल, और जो मेरे सबॉर्डिनेट ने फाइल बनाई है वो उसका नाम है सब। अब वो मेरे पास फाइल लेकर आता है, मैं उसको मर्ज करूंगा। अब ये मेरे पास जो स्पेशल फाइल है उसको मैं मर्ज करूंगा किसके साथ? वो जो सबॉर्डिनेट फाइल बना के लेकर आया है। अब ये देखें, मर्ज का बटन दबाया, इसको सब को क्लिक किया, ओके किया। जैसे ही ओके किया, ये देखें उसने मुझे सारी डिटेल्स बता दी। उसने कहा कि यहां यहां उसने चेंज की है, इनमें और इनमें भी चेंज की है। अब मैं इसको जो है रिव्यू में जाके इसको चेंज कर सकता हूं, मतलब मैं इसको ये चेक कर सकता हूं कि कौन कौन सा ऑप्शन मैंने मतलब इसमें ओके करना है, कौन सा नहीं करना। ये सारी चेंजेस जो हैं वो ट्रैक चेंजेस से मैं उसको चेक कर सकता हूं। और जो भी आपने जिसको अलाउ करना है उसको अलाउ कर दें, जिसको नहीं अलाउ करना उसको आप ना अलाउ करें। तो इस तरह से आप ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? लो जी, हाँ जी, ले जी। अब ऐसा करना है आपने, ये भी एक्सेल का हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में एक्सेल में कोई बात आपने पूछनी हो तो वो पूछ लीजिएगा, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहले चैप्टर के आप क्वेश्चंस बना के लाइएगा। ठीक है जी, ओके जी। ये अनाउंसमेंट करना चाहते हैं अब्दुल कयूम भाई, ये आप बात जरा सुन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो आपका टेस्ट है वो हमने 12 बजे उसको स्केड्यूल कर दिया है, ठीक है।
आपका, और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। वे ऑफ टेस्ट क्या है वो भी सारा डिस्कस कर देता हूँ। आपका टेस्ट होगा किस तरह। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक शेयर होगा। इस पर आएगा आपको एक लिंक, आपने जस्ट उस लिंक को बेटा क्लिक करना है। जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका जो लिंक है वो एक ब्राउजर के थ्रू आपको वो ओपन कर देगा एक पेज, ठीक है। उधर ऑप्शन आ रहा होगा यूजर नेम और पासवर्ड का, जिस तरह आपने कॉलेज के अंदर भी दिया था, आप क्यू बैटल ओपन करते थे उसमें यूजर नेम और पासवर्ड आता था, इधर भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। लेकिन पासवर्ड जोन से आपके सारे हमने रीसेट कर दिए हैं। आपका जो कॉलेज का रोल नंबर था अब वो आपका पासवर्ड है, और यूजर नेम जोन से वो थोड़ा सा चेंज किया गया, वो इस तरह आएगा TCA, ये मैं लिख रहा हूं, स्लैश लेट, अगर किसी का 700 है डैश, अगर किसी का 700 रोल नंबर है तो वो 700 लिखेगा, ये यूजर नेम, ये हर बच्चे ने लिखना है, TCA डैश फिर रोल नंबर लिखना है, और पासवर्ड आपका जस्ट 700 रोल नंबर होगा। उसको आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही वहां स्टार्ट क्विज का ऑप्शन होगा, स्टार्ट क्विज को आप क्लिक करेंगे, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह क्वेश्चन बैंक के अंदर सेव की ऑप्शन थी, स्किप की ऑप्शन थी, ऑप्शंस चेंज करने की थी, एज इट इज वैसे ही आपको ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। आपने अपना टेस्ट कंप्लीट करना, कंप्लीट करने के बाद ऊपर सबमिट का बटन होगा, आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो ऐप ओपन करनी है इसका लिंक कल आप कि जोन सा है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आपने टाइम के मुताबिक उसके ऊपर क्लिक करना है, नया ब्राउजर के अंदर फाइल ओपन होगी। बेशक आप इसको थ्रू कंप्यूटर परफॉर्म कर ले तो ज्यादा बेहतर है, स्क्रीन बड़ी होगी। व्हाट्सएप ऐप के थ्रू आप कंप्यूटर पर ओपन कर ले। यूजर नेम पासवर्ड आपने लिखना है, यूजर नेम TCA डैश, पासवर्ड होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, TCA डैश के बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है, अकेला रोल नंबर यूजर नेम नहीं लिखना। और जो पासवर्ड है उसमें जस्ट आपने अपना रोल नंबर लिखना है, उसमें ये TCA वाला वर्ड यूज नहीं करना, ये जस्ट यूजर नेम में आएगा। कल मुझे ये भी पता है आप लोगों में से अक्सर ने यही यूजर नेम है, ये मिस्टेक करनी है और फिर बार बार मुझे मैसेज करने, सर मैं लॉगिन नहीं हो रहा। और जिस तरह आप यहाँ क्यू बैटल के अंदर करते थे, क्वेश्चन आता था उसके ऑप्शन ABC जो सिलेक्ट करते थे उसके बाद सेव करते थे, इसी तरह आपने उधर भी सेव करना। जब सेव करेंगे नीचे टिक का ऑप्शन आपको आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन ये जो प्रोसीजर इस हवाले से अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। और जो टेस्ट का टाइम है कल वो है 12 बजे, दोपहर को 12 बजे टाइम है आपका, 12 बजे आपका टेस्ट होगा 12 PM। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चले फिर। आपका सैटरडे वाले दिन भी टेस्ट होगा, वो है BC का चैप्टर 1 का, उसका जो टाइम है वो आपको कल अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन कल के दिन आपका जस्ट ID का टेस्ट है चैप्टर 1, 2, 3 का, जो होगा दोपहर को 12 बजे। उसके अंदर आपको लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप में, लिंक को आपने क्लिक करना है, ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर के अंदर यूजर नेम के अंदर TCA डैश रोल नंबर लिखना है, और जो पासवर्ड है वो आपका जस्ट रोल नंबर, उसमें TCA डैश नहीं लिखना पासवर्ड के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वहां स्टार्ट क्विज करेंगे। जिस तरह आप यहाँ क्यू बैटल के थ्रू आप क्वेश्चन करते थे, अपना टेस्ट देते थे, एज इट इज वैसा ही सॉफ्टवेयर है। हर क्वेश्चन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। अगर किसी का ऑप्शन आपने B सेव कर दिया और आपसे गलती होगी, आपने उसको C करना है, तो जस्ट उस क्वेश्चन को दोबारा ओपन कीजिएगा, ऑप्शन C पर टिक कीजिएगा और दोबारा उसको सेव कर दीजिएगा। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट के ऊपर आप इसको क्लिक करेंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये सबमिट हो जाएगा। और जितना टेस्ट का टाइम होगा, टेस्ट का टाइम खत्म होने के बाद आपका वहां रिजल्ट शो हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।